आईपीएल मैच तो हम सब देखते हैं। जब हम सब मैच देख रहे होते हैं ना कहीं ना कहीं हम सबके कोई ना कोई एक बहुत ही फेवरेट टीम होती है। जैसे कि मेरी तो आरसीबी है, आपकी हो सकता है मुंबई इंडियंस हो या फिर चेन्नई सुपर किंग्स हो, है ना पसंद आप सबको। अब अगर हम बात करें इन टीम्स की तो ये टीम्स कभी ना कभी कोई ना कोई मैचेस जीतती हैं। उसके बाद ये क्या करती हैं, एक सेलिब्रेशन पार्टी अरेंज करती हैं, लाइक विक्ट्री परेड एंड ऑल, है ना। याद आ रहा है इससे विक्ट्री परेड या फिर सेलिब्रेशन से आरसीबी का मैच। आरसीबी ने जब मैच जीता था इतने सालों के बाद और इन्होंने इतनी शानदार सेलिब्रेशन अरेंज की थी, पर वो सेलिब्रेशन रह नहीं पाई थी। वहां पे हो गया एक ऐसा एक्सीडेंट जिसकी वजह से उस सेलिब्रेशन को सोच के आज के टाइम पे बहुत लोगों की रूह कांप उठती है। और वहीं पे मुंबई इंडियंस ने भी उससे पहले एक मैच जीता था और वहां पे इससे ज्यादा क्राउड के साथ लोगों ने सेलिब्रेशन किया था, बट वहां पे कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ नहीं। तो फिर क्यों आरसीबी में ये हुआ? सेलिब्रेशन दोनों टीम्स ने किया, बल्कि एक टीम ने ज्यादा लोगों के साथ सेलिब्रेट किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। रीजन है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट तो दोनों ही जगह है, तभी तो चीजें हो पा रही है। मैनेजमेंट दोनों जगह है, बट एक प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत होती है किसी चीज को प्रॉपरली रन करने के लिए। तो अब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर हम मैनेजमेंट को देखें ना तो मैनेजमेंट किसी एक इंसान की हुई चीज नहीं है। मैनेजमेंट को करने के लिए हमें चाहिए होते हैं बहुत सारे लोग, यानी मैनेजमेंट अकेले कभी भी नहीं किया गया। मैनेजमेंट रिक्वायर करता है नंबर ऑफ पीपल जिनके थ्रू क्या करते हो, आप अपने गोल्स को अचीव करवाते हो। अब क्या मैम अचीव करवाने के लिए सिर्फ लोगों की जरूरत पड़ती है? नहीं, यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होते हैं 3 एलिमेंट्स: process, effectiveness and efficiency. Welcome to the session. So my name is Akriti and I'm your business study educator. तो आज के इस सेशन में हम हमारे पहले चैप्टर दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को डिटेल में कवर अप करने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी मैनेजमेंट टर्म का यूज किया जाता है तो हमें क्या लगता है, हम अकेले कोई टास्क परफॉर्म कर देते हैं सही से, तो दैट इज मैनेजमेंट। बट इससे अलग है हमारी मैनेजमेंट की क्या रियलिटी। तो देखते हैं, पहले डेफिनेशन के थ्रू चेक करते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स, यानी खुद तो कर रहे हो तो भी मैनेजमेंट है, पर दूसरों के थ्रू भी क्या करवा रहे हो, आप अपने टास्क को परफॉर्म करवाते हो, तो दैट इज व्हाट, दैट इज योर मैनेजमेंट। प्लस effectively achieving the organizational objective by efficiently using the limited resources in the changing environment। and दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस टर्म का यूज करते हैं। a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। यानी दोनों ही डेफिनेशन में 3 चीजें क्या है हमारी कॉमन है। पहला दैट इज प्रोसेस, दूसरा इट इज इफेक्टिवली एंड तीसरा इट इज एफिशिएंटली। यानी मैनेजमेंट में हम हमारे टास्क को दूसरों के थ्रू क्या करते हैं, परफॉर्म करवाते हैं, ताकि हम हमारे गोल्स को क्या कर सके, इजीली अचीव कर सके विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। यहाँ पे जो प्रोसेस टर्म का यूज किया गया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स। यानी जब भी आप मैनेजमेंट करते हो ना तो आपको क्या करना पड़ता है, एक सर्टेन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, जिसके थ्रू आप अपने एम्स को क्या कर सकते हो, अचीव करते हो। अब ये जो स्टेप्स हैं, ये कितने स्टेप्स होते हैं, ये होते हैं आपके 5 स्टेप्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो क्या क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आता है 5 चीजें दैट आर, सबसे पहला आता है हमारे पास प्लानिंग। सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। फिर आएगा ऑर्गेनाइजिंग। जब ये सब डिसाइड कर लोगे तो रिसोर्सेस क्या करोगे, मतलब अरेंज करोगे, जिसके थ्रू आप अपने टास्क को क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे होते। हर वो नेसेसरी चीज लेकर आना जिसके थ्रू आपका टास्क क्या होगा, कंप्लीट होगा। फिर आएगा आपके पास स्टाफिंग। अभी हमने देखा कि मैनेजमेंट करते टाइम सिर्फ खुद काम करना नहीं होता, दूसरों के थ्रू भी करवाना होता है। तो जब दूसरों के थ्रू करवा रहे हो तो उसके लिए लोगों को लेकर भी तो आना पड़ेगा, तो वो हम करते हैं हमारे स्टाफिंग के थ्रू। फिर आएगा हमारे पास दैट इज आवर डायरेक्टिंग, यानी यहाँ से हमारा एक्चुअल वर्क क्या होता है, स्टार्ट होता है, नहीं तो चीजें हमारी सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर रह जाती हैं। फिर लास्ट दैट इज आवर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या हुआ, कंट्रोलिंग में हमने जो भी बेंचमार्क सेट कर रखा है, जो भी स्टैंडर्ड स्टैब्लिश कर रखा है, उसको हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या डिफरेंसेस है, क्या रीजन है, उसको हम करेक्ट करते हैं, उसको हम चेक कर रहे होते हैं, तो दैट इज कंट्रोलिंग। यानी ये 5 फंक्शंस परफॉर्म करते टाइम हम ये करते हैं कि हम हमारे गोल्स को क्या कर रहे हैं,
अचीव करते हैं, और खुद कर रहे हो या दूसरों के थ्रू, दूसरों को भी इसमें हम इंक्लूड करते हैं। साथ ही साथ दो चीजों का और ध्यान रखते हैं। अब वो दो चीजें क्या है, दैट इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। भाई साहब इस चीज में ना बच्चे लास्ट तक कंफ्यूज रह जाते हैं और हमेशा गड़बड़ कर देते हैं। कभी पढ़ने में गड़बड़ कर देते हैं, कभी स्पेलिंग मिस्टेक करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से आते आते नंबर उनके चले जाते हैं। तो ध्यान देना, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, जहां पे ये टी टर्म दिखे दैट इज रिलेटेड विथ व्हाट, दैट इज रिलेटेड विथ टाइम। जहां पे टी टर्म नहीं है दैट इज रिलेटेड विथ आवर व्हाट, कॉस्ट। इफेक्टिवनेस फोकस करता है कि काम को कर रहे हो पर टाइम पे करो। कॉस्ट बताता है कि टास्क को करते टाइम क्या करो, कॉस्ट को भी कंसिडर करो। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा बर्थडे है 3 नवंबर को, तो 3 नवंबर को मेरा बर्थडे है, तो भाई मुझे सेलिब्रेशन करना है, मुझे ना एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस चाहिए थी। मैंने वो ड्रेस का ऑर्डर किसी बुटीक में जाके दिया कि मुझे ये एक्स टाइप की ड्रेस चाहिए। उन्होंने क्या किया, वो ड्रेस मुझे कब पता दी, 8 नवंबर को। मतलब रहा नहीं रहा। तो जब कोई टाइम का आपको बता के रखा गया है, उसी टाइम पे क्या करो, आप टास्क को कंप्लीट करो, तभी उसका क्या रहता है, रेलेवेंस रहता है। फिर अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो टेलर भैया ने बोला कि मैम आपने जो मुझे इतने फोन करके परेशान किया है ना कि 3rd से पहले मुझे ड्रेस चाहिए, उसके लिए मैंने 2 एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज को लगाया, क्या करने के लिए, आपकी ड्रेस को रेडी करने के लिए। तो जो ड्रेस आपकी पहले पड़ रही थी 15,000 की, जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 एक्स्ट्रा लोगों को लगा दिया। अब इस ड्रेस की कॉस्ट हो चुकी है आपकी कितनी, 20,000 रुपीज। तो ये तो मेरे लिए क्या हो गया, आउट ऑफ पॉकेट हो गया। यानी टास्क को टाइम पे कंप्लीट करवाने के लिए अगर आप एक्स्ट्रा लोगों को लगा रहे हो, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो, चाहे किसी भी टाइप की रिसोर्सेज हो, और उसके लिए आपके पैसे एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो आप क्या नहीं हो, एफिशिएंट नहीं हो। और इफेक्टिव क्या होता है, टाइम पे करने से रिलेटेड होता है। फिर यहाँ पे हमारी मेन कंसिडरेशन आती है, दैट इज डूइंग द राइट टास्क एंड डूइंग द टास्क इन अ राइट वे। मैम सेम नहीं है दोनों टर्म्स, बस एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया गया है यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही सा लग रहा है। मतलब टास्क और वे का हमने एक्सचेंज कर रखा हो। देखो ये बताता है कि काम को ना बस करके रख दिया गया। सुना है ना, कुछ लोग खाना पूछी करके रखते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से करते हैं। स्कूल में याद है गर्ल्स जब असाइनमेंट सबमिट करती थी, जब आपका प्रोजेक्ट सबमिशन हुआ होगा 11th में या 10th में, या अभी भी जब आप आगे देखोगे, तो गर्ल्स ना फाइल को बहुत सुंदर तरह से क्या करती है, डेकोरेट करती है, बटरफ्लाइज बनाती हैं, फ्लावर्स बनाती हैं, स्टोन्स लगाती हैं, कितनी रियल चीजें भी उठा के उस पर क्या कर देती हैं, पेस्ट कर देती हैं। वहीं पे बॉयज होते हैं जो बस दे देते हैं, मतलब लाइक लिटरल उस पे लिखा होता है, यही क्या होता है, सफिशिएंट होता है। तो ये जो बॉयज कर रहे हैं ना, बस करके दे रहे हैं टाइम पे, दैट इज व्हाट, दैट इज इफेक्टिवनेस। और ये जो गर्ल्स उसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करती हैं, बटरफ्लाइज, फ्लावर्स, स्टोन्स, ये सब एकदम परफेक्ट लगता है कि हाँ असाइनमेंट दिया है। और जो लड़के देते हैं ना, वो लगता है कि बस दे ही दिया है। तो जो गर्ल्स कर रही है सही तरह से करके दे रही है टास्क को, दैट इज योर इफिशियंसी। क्लियर हो गया डिफरेंस, इफेक्टिवनेस टाइम, एफिशिएंसी रिलेटेड टू कॉस्ट। फिर वहीं पे जो डूइंग द राइट टास्क एंड डूइंग द टास्क इन अ राइट वे, राइट वे में करना क्या है, इफिशिएंसी है। यानी यहाँ पे आप मिनिमम कॉस्ट में टास्क को परफॉर्म करते हो विथ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ओके। और वहीं पे अगर हम बात करें तुम्हारे इफेक्टिवनेस की, तो ये बस करके दे दिया, टाइम को कंसिडर कर लिया। यहाँ पे हमारा फोकस होता है कि हम हमारे एंड रिजल्ट को क्या कर सके, इजीली अचीव कर सके। और आपका एफिशिएंसी का मेन फोकस क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का। सपोज मैं आज कह दूं तुमसे कि मुझे नंबर 1 यूट्यूबर बनना है इंडिया का, तो क्या सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने आने से मेरा काम चलेगा, नहीं चलेगा ना। मुझे कोई चाहिए जो मेरी वीडियोस को एडिट करे, मेरा थंबनेल डिसाइड करे। अब क्या सिर्फ और सिर्फ एडिट हो जाना और थंबनेल डिसाइड करने से काम होगा, नहीं। मुझे कोई चाहिए या कोई ऐसा हो जिसके थ्रू मेरी वीडियोस क्या हो, फाइनली अपलोड हो, यानी एक्चुअल वर्क भी मेरा स्टार्ट हो, मेरी स्क्रिप्ट डिसाइड की जाए, मुझे क्या कवर करना है, कैसे कवर करना है, ये सब कोई मुझे बता रहा हो। यानी कहीं ना कहीं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन पे फोकस करना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता। वैसे ही मैनेजमेंट भी क्या है, हमारी मल्टी डायमेंशनल है। यानी मैनेजमेंट हमें बताती है व्हाट टू डू, यानी वर्क के बारे में, साथ ही साथ वो हमें बताती है पीपल के बारे में, यानी काम किसके थ्रू करवाना है, और लास्ट दैट इज ऑपरेशन, यानी एक्चुअल वर्क को स्टार्ट करने से रिलेटेड। तो ये तो हो गए हमारे क्या, मैनेजमेंट के
बेसिक डेफिनेशन और उसके एलिमेंट्स के बारे में। अब आते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो पहला जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आता है मैनेजमेंट का, दैट इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी कि मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, अगर हम गोल की बात करें तो यहाँ पे किसके गोल्स की बात हो रही होगी, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम कंसिडर करते हैं। हम जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे, हम जो भी मतलब लाइक कुछ भी स्टेप ले रहे हैं, तो वो सब किस लिए ले रहे होते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। अब मान लो ये पेन हमने उठा के यहाँ पे रखने के लिए बोल दिया मैनेजमेंट ने, तो इट मीन्स इसके पीछे भी क्या होगा, गोल से रिलेटेड कुछ होगा। गोल कहीं ना कहीं हम इसको यहाँ से यहाँ उठा के रखने पे भी क्या कर पा रहे होंगे, कोई ना कोई हमारे यहाँ पे एडवांटेज होगा, तभी बोला जा रहा है। मैनेजमेंट करते टाइम ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं। अब जब इतने सारे लोग हैं तो हर कोई क्या चाहता है, अपना बेनिफिट चाहता है। तो सबको साथ में मिलकर ये बोलना कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही क्या है, मेन है। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज हो। मैनेजमेंट का यूज हम देख सकते हैं कहाँ पे, मंदिर में भी देख सकते हैं, मस्जिद में भी देख सकते हैं, गुरुद्वारे में देखते हैं, चर्च में देखते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, इकोनॉमिक में तो भाई हम सबको लगता है कि वहीं यूज ही हो रहा है। यानी कि मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल चीज है, इसका यूज हर कोई कर रहा है। इवन अगर तुम में से किसी के घर पे कल की डेट में शादी भी होगी ना, तब भी वहां पे क्या देखने को मिलता है, मैनेजमेंट देखने को मिलता है। अगला आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जब भी मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोला जाता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो 5 स्टेप्स है ना, इनको हम नेवर एंडिंग वे में क्या करते हैं, यूज करते रहते हैं। भले ही हमारा क्या होता रहता है, ऑब्जेक्टिव चेंज होता रहता है। यानी ये क्या है, नेवर एंडिंग है, बार बार इसका यूज क्या होगा, होता ही रहेगा, भले ही हमारे ऑब्जेक्टिव में क्या है, चेंज आता रहे। फिर आता है मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। हमने देखा था मैनेजमेंट का टास्क परफॉर्म करने के लिए हम अकेले नहीं करते। मैनेजमेंट करते टाइम हम हमारे गोल्स को दूसरों के थ्रू अचीव करवाते हैं। तो ये जो दूसरे लोग हैं ना, हर कोई अपना सोच रहा होता है। घरों में सुना है ना, जितने ज्यादा बर्तन उतनी ज्यादा आवाज। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं भला करने का। तो ये जो सिर्फ अपना भला करना है ना, इस पॉइंट को अवॉइड करना, कॉमन डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें मैनेजमेंट का क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। इसीलिए ग्रुप एक्टिविटी से कंसिडर किया गया है। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन जैसे वर्ड का यूज करते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हो आप अपने अलग अलग इंडिविजुअल्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को साथ में लाकर काम करना सिखाते हो। फिर आता है मैनेजमेंट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या हुआ, चेंजेस। जब भी आप मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहे होते हो ना, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। याद करो, कुछ टाइम पहले तक हम सब बहुत ही ऐसे बॉडी फिटेड कपड़े पहनते थे, स्किनी जीन्स, एकदम फिटेड सी टी शर्ट, टॉप्स, ये सब पहनते थे, शर्ट सब लोग पहनते थे, बॉयज भी इवन वो पतली पतली सी एकदम पैरों पे जीन्स पहन के निकल जाते थे। आज के टाइम पे हर दूसरा इंसान क्या करता है, बैगी कपड़े पहन के घूमता है। तो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस में जब चेंज आ रहा है, तो मैनेजमेंट को भी कैसा होना पड़ेगा, इन चेंजेस को अडॉप्ट करने जैसा होना पड़ेगा, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा दिन तक वर्क नहीं कर पाएगी। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है, एक डायनेमिक फंक्शन कंसिडर किया जाता है। फिर आता है मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल फोर्स। इंटैंजिबल कुछ तो सुना सुना सा लग रहा होगा ना तुम सबको। इंटैंजिबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको आप देख और छू नहीं सकते, बस उसे आप फील कर सकते हो। मैंने कोई बहुत अच्छी सी बात बोली, ठीक है, तुमने आंखें बंद कर रखी हैं और मैंने तुम्हें कोई अच्छी सी बात बोली जिसे तुम क्या कर पाए, सुन के समझ पाए कि यार मैम ने क्या बात बोली। दैट इज इंटैंजिबल। बट तुम मुझसे मिले, तुमने मुझसे हैंडशेक कर लिया, तुम मुझे या भी इस वीडियो के थ्रू देख पा रहे हो, तो दैट इज व्हाट, आप मुझे टैंजिबल कंसिडर करोगे। तो मैनेजमेंट क्या होता है, इंटैंजिबल होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज अगर बहुत ही सेटिस्फाइड रहते हैं, एकदम चहकते बहकते निकलते हैं ऑफिस से, इट मीन्स इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट क्या है, परफेक्ट है। बट वहीं पे एम्प्लॉयज निकलते निकलते ऐसे बैग फेंक रहे होते हैं, आई कार्ड फेंक रहे होते हैं, गुस्सा दिखा रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो दैट इज व्हाट, दैट इज कि मैनेजमेंट का यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्या है, बहुत खराब है। तो आपने देख के फील कर लिया ये चीज, मेरे इरिटेटेड मूड को देख के, मेरे जॉली नेचर को, मेरे खुश खुश रहने से आपने ये फील कर लिया कि मैनेजमेंट क्या है, अच्छा है। तो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, इंटैंजिबल।
मैम इंटेंजिबल पर मैनेजर को तो हम देख सकते हैं ना, हैंडशेक भी कर सकते हैं, जैसे आपसे कर सकते हो, पर मैनेजर क्या होता है? मैनेजर टास्क परफॉर्म करता है मैनेजमेंट का, ठीक है, मैनेजमेंट नहीं होता, ठीक है। तो याद रखना, मैनेजर अलग है, मैनेजमेंट अलग है। मैनेजमेंट का टास्क मैनेजर के थ्रू परफॉर्म करवाया जाता है, मैनेजर मैनेजमेंट नहीं होता। अगला आता है ऑब्जेक्टिव। कहते हैं ना, अगर कोई इंसान इस दुनिया में आया है तो उसका कुछ ना कुछ तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता ही है। तो वैसे ही मैनेजमेंट के भी क्या है, सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। 3 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये इकोनॉमिक होता है। इसका दूसरा जो बेसिक नाम होता है दैट इज इकोनॉमिक। ये रिलेटेड होगा किससे, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक सर्वाइवल से, प्रॉफिट से एंड ग्रोथ से। फिर जो दूसरा है दैट इज सोशल। बिजनेस रन कहाँ करता है, सोसाइटी में। उसको कंज्यूमर कहाँ से मिलते हैं, सोसाइटी से। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, इसी सोसाइटी से। तो मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है किसके तरफ, सोसाइटी की तरफ भी। फिर आता है पर्सनल। पर्सनल का मतलब यहाँ पे वो पर्सनल वाला पर्सनल नहीं, पर्सनल का मतलब होता है इसके एम्प्लॉयज से। ओके, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन उसके एम्प्लॉयज के थ्रू ही करती है। तो मैनेजमेंट को उनके एम्प्लॉयज की तरफ भी क्या करना होता है, एक सर्टेन ड्यूटी होती है जिसे उन्हें परफॉर्म करने की जरूरत होती है। उनके बारे में भी क्या करो, कंसिडर करो, नहीं तो ताला लगना निश्चिंत है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। देखो, जब आप ऑर्गेनाइजेशनल पढ़ते हो ना ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे 3 टर्म्स को हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। पहला आता है सर्वाइवल, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड तीसरा होता है हमारे पास ग्रोथ। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी ना एक कंपनी है दैट इज नोन एज टक लिमिटेड। अब जो टक लिमिटेड कंपनी है वो क्या कर रही है, उसने अभी स्टार्ट किया अपना फंक्शनिंग। तो जब नई नई कंपनी आती है तो वो क्या कंसिडर करती है या क्या सोचती है कि उसकी यार ना बस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाए, कवर अप हो जाए। अब आकृति मैम की कंपनी है, तुम्हारी टक मैम की कंपनी है, तो टक मैम की कंपनी तो जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो सुपर डुपर हिट है। तो स्टार्टिंग के 3-4 महीने, साल भर मान लेते हैं, साल भर मैंने ना, मेरी जो कंपनी है उसने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करने में, कवर अप करने में, और मैंने वो कर भी लिया है आराम से। मेरी जो मैं 100 यूनिट्स बनाती थी उस 100 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट में कवर अप कर रही थी। अब धीरे धीरे मेरा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फेमस हो रहा है। तुम सबने क्या कर दिया कि भाई टक लिमिटेड मैम, टक लिमिटेड जो कंपनी है उसका जो एक्स प्रोडक्ट है ना टक मैम का, वो बहुत अच्छा है, उसे हमें क्या करने की जरूरत है, परचेज करना चाहिए। तो तुम लोगों ने इतना फेमस कर दिया, मार्केट में क्या हो गई, एकदम क्रेजी डिमांड हो गई। तो पहले जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर अप कर पा रही थी ना, अब मैं उससे ज्यादा क्या कर पाती हूँ, अर्न कर पाती हूँ। यानी पहले मेरे पास सिर्फ 100 रुपए आते थे एंड वो 100 रुपए लग जाते थे एक अलग यूनिट को बनाने में। अब क्या होता है, मेरी पॉकेट में आते हैं 150 रुपए। यानी 100 रुपए बनाने के तो मैं देती हूँ, पर वो जो 50 रुपए है ना वो मैं मेरे पास भी रख पाती हूँ। तो दैट इज व्हाट, दैट इज आवर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हो गया, पर तुम सबने मुझे इतना फेमस कर दिया, मुझे प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा प्यार दिया ना, मैंने कहा कि भाई मान लेते हैं टक लिमिटेड बनाती थी ब्लशेस, गर्ल्स के लिए थोड़ा गर्ली एग्जाम्पल ले लेते हैं, ब्लशेस बनाती थी। तो अब जब मेरे प्रोडक्ट को इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली तो आई वाज लाइक, अब मुझे बॉयज़ के लिए भी क्या बनाना है, कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मेरी कंपनी टक लिमिटेड पहले जो सिर्फ ब्लश बनाती थी, अब वो क्या बनाएगी, अब वो इसके अपार्ट बनाएगी परफ्यूम, जो किसके लिए होगा, बॉयज़ के लिए होगा। तो मैंने एक एडिशनल चीज़ ऐड ऑन की, मैंने एक्सपैंड किया। जो आप एक्सपेंशन करते हो दैट इज व्हाट, दैट इज योर ग्रोथ। अ बिजनेस नीड टू ऐड टू इट्स prospect in the long run for the its importance for the business to ग्रो करने के लिए आपको एक्सपेंशन पे क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। देखो ये तीनों सीक्वेंस याद रखना, पहले सरवाइव करोगे, प्रॉफिट करोगे, फिर ही क्या करोगे, ग्रोथ पे फोकस कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फिर आता है हमारे पास हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के थ्रू हमें इंश्योर करना होता है कि हम हमारी सोसाइटी में फेयर प्राइस पे क्या करें, प्रोडक्ट ऑफर करें, क्वालिटी प्रोडक्ट दे, लोगों को कुछ भी उठा के ना देना स्टार्ट ना कर दे। प्लस हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या करने की जरूरत है, डेवलप करने की जरूरत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ये सारे पॉइंटर्स कहाँ आते हैं, आपके सोशल ऑब्जेक्टिव में आते हैं। यानी ओवरऑल सोसाइटी को आप क्या कर रहे हो, डेवलप करने की बातें करते हो। फिर आता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के नाम से भी
जानते हैं। मैंने कोई हॉस्पिटल खोल दिया, एक काम करते हैं, मैंने ना एक हॉस्पिटल खोला, अब मुझे तुम कमेंट में ये बताओगे ये कौन से ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब अगर हम बात करें हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव की, तो जो ये हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है इसका फोकस किस पे होता है, एम्प्लॉयज पे। हम हमारे एम्प्लॉयज को क्या करके रखें, सेटिस्फाइड करके रखें, ताकि वो क्या कर सके, अपना टास्क बेटर वे में परफॉर्म कर सके। उसके लिए आप उनको बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो, उनको आप बेटर सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो कि वो अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को क्या कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, एक अच्छे वे में लेके जा पा रहे। उनके बच्चों को आप क्या कर रहे हो, स्कूल की फीस दे देते हो, ट्यूशन फीस प्रोवाइड करते हो। तो ओवरऑल आप अपने एम्प्लॉय पे क्या कर रहे हो, उसको सेटिस्फैक्शन देने की कोशिश करते हो। तो दैट इज योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। याद रखना, कमेंट में तुम्हें बताना है हॉस्पिटल खोला है मैंने, तो वो कौन से ऑब्जेक्टिव में आएगा। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की हमें जरूरत क्या है। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस में। बेटा दोनों सेम टर्म्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे इंपॉर्टेंस की मैनेजमेंट की, तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंटर आता है दैट इज मैनेजमेंट हेल्प इन व्हाट, अचीविंग द ग्रुप गोल्स। यानी अगर हमें हमारे ग्रुप गोल्स को अचीव करना है ना, तो विदाउट मैनेजमेंट क्या है, ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है। The task of manager is to give a common direction to the individual effort in achieving the overall goal of the organization। यानी हर एक जो इंडिविजुअल है, हर एक जो डिपार्टमेंट होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने बताया था ना, सब अपना भला सोच रहे होते हैं, तो सब क्या करें, एक सिमिलर डायरेक्शन में जाएं, एक कॉमन पाथ चूज करें। ये कौन करवाता है, ये मैनेजर करवाता है। और अगर हमारा मैनेजर कोई टास्क हमसे करवा रहा है, तो वो कौन करवा रहा है, इवेंचुअली वो मैनेजमेंट के थ्रू करवाया जाता है। इसीलिए हमें क्या है, मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है हमारे कॉमन गोल्स को क्या करने में, अचीव करने में। फिर आता है मैनेजमेंट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। मेरे लिए ना सारी चीजें बता के रखी गई हैं, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितने कॉस्ट में करना है, कितने टाइम में कंप्लीट करके रखना है मेरी चीजों को। तो क्या मैं वेस्टेज कम से कम करूंगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्या होगा, हमारा रिड्यूस हो जाएगा। मुझे पता है मुझे बिजनेस स्टडीज पढ़ाना है, तो मैं कल की डेट में अकाउंटेंसी की क्लास जाके रिकॉर्ड करना स्टार्ट नहीं कर रही, मैं इकोनॉमिक्स की क्लास रिकॉर्ड करना स्टार्ट नहीं कर रही। हर किसी को हर किसी का टास्क एकदम प्रॉपर वे में असाइन करके रखा गया है। तो ये सारी चीजें आप किसके थ्रू करवाते हो, मैनेजमेंट के थ्रू करवाते हो, जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या मेंटेन रहती है, एफिशिएंसी। यानी आप मैक्सिमम यूज कर पा रहे होते हो किसका, अपनी रिसोर्सेस का अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, नेक्स्ट दैट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक से याद आ रहा, चीजें हमारी क्या होती रहती है, हमेशा चेंज होती रहती हैं। तो जब हर चीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो रही है, तो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करवाने के लिए, इवन हमारी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं होती, हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, वो भी हमेशा चेंज होता है। तो जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों ही चेंज हो रहा हो, तो मैनेजमेंट को चाहिए होता है कि वो उन चेंजेस को क्या करे, एक्सेप्ट करवाए, लोगों को उसके थ्रू वर्क करवाए। तो ये सारी चीजें करवाने के लिए बिना मैनेजमेंट इम्पॉसिबल होगा। तो चेंजेस को अगर एक्सेप्ट करवाना है, तो भी हमें मैनेजमेंट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अगला आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए मैम मैनेजमेंट कैसे हेल्प करेगा। देखो, हम सब अगर हम बात करें, हमारा जो कॉमर्स अड्डा चैनल है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, ठीक है, बच्चे हमें बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, हमारे हर एक सेशन पे लाइक्स बढ़ रहे हैं। तो क्या इससे हमारी इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं हो रही होगी। जस्ट इमेजिन, अगर तुम सब मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक दे रहे होगे, मेरे वीडियोस पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे होंगे, तुम सब मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे होगे, मतलब बहुत 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 ज़्यादा मुझे एक्सेप्टेंस मिल रहा है तुम सबकी साइड से, तो कॉमर्स अड्डा चैनल तो ग्रो कर रहा है, साथ ही साथ पर्सनली मेरी भी क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, मेरे खुद के ऑब्जेक्टिव भी क्या हो रहे हैं, रीच आउट हो पा रहे हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी क्या कर पाते हो, अचीव कर पाते हो। ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बेसिकली मैनेजमेंट के थ्रू हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को भी क्या कर पा रहे हैं, इजिली अचीव कर पाते हैं। मैनेजर्स हमें मोटिवेट करते हैं, हमें लीड करते हैं, प्रॉपरली सुपरवाइज करते हैं कि क्या चीज कैसे करोगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन का तो भला करोगे ही करोगे, साथ ही साथ आप अपना भी डेवलपमेंट कर पाओगे। अब नेक्स्ट वी हैव मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की डेवलपमेंट मैम फिर से समझ में नहीं आया, ऑब्जेक्टिव याद आ रहा है, सोसाइटी के ऊपर भी देखा है हमने, देखो दिखाती हूँ।
पता था मुझे, गड़बड़ करोगे ही करोगे तुम लोग। याद आ रहा है ये सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ये जो सोशल ऑब्जेक्टिव है क्या ऐसे ही फुलफिल हो पाएगा? नहीं। कोई आपने सुना होगा कि कोई एक्स कंपनी है, वो बहुत ही आउटर एरिया में क्या की, अपना प्रोडक्शन स्टार्ट की थी। अब वो एरिया में लाइक हॉस्पिटल, स्कूल्स, कुछ भी रहने खाने किसी भी चीज़ की फैसिलिटी नहीं थी। बट वहाँ पे जब प्रोडक्शन वगैरह होने लगा तो मैनेजमेंट ने क्या किया, उस ओवरऑल एरियाज को भी डेवलप किया। वहाँ स्कूल खोल दिए, हॉस्पिटल्स खोल दिए, वहाँ पे लाइक बेसिक फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करने लगे। तो पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर एरियाज के जो डेवलपमेंट होते हैं ना, वो भी मैनेजमेंट के थ्रू होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल हमारा इसके लिए रिलायंस है। आप सबको पता होगा कि इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पता है कौन सा फ्रूट करता है? मैंगोज करता है। जो बेस्ट मैंगोज होते हैं वो आपके लाइक आई गेस, मुझे स्पेसिफिकली सिटी का नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो मुंबई के पास ही है। और वहाँ पे पता है वो जो मैंगोज एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो किसने किसने उनको प्लांट करना स्टार्ट किया था? रिलायंस ने स्टार्ट किया था। क्यों किया था? रीजन बीइंग वहाँ पे उनकी फैक्ट्रीज थी और उन्हें CSR एक्टिविटी करनी थी, तो उन्होंने वहाँ पे प्लांटेशन स्टार्ट कर दी, जिससे ग्रीनरी भी हुई प्लस एक्सपोर्ट भी हो पा रहा है। तो सोसाइटी को डेवलप किया ना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे दी, पर्टिकुलर उस एरिया को भी इम्प्रूव कर दिया, हॉस्पिटल्स भी खोल देते हैं, स्कूल्स भी ओपन कर देते हैं। NGOs वगैरह जो कंपनीज खोलती हैं वो किस लिए खोलती हैं? सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। इसलिए भी हमें मैनेजमेंट क्या है, जरूरी है, अगर हमें चाहिए हमारी सोसाइटी का भी क्या हो, डेवलपमेंट हो। अब नेक्स्ट वी हैव नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैम अभी तो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, क्या दोनों सिमिलर होता है? नहीं, दोनों डिफरेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफाई करता है कि उस पर्टिकुलर इंसान के क्या क्या फीचर है। नेचर बताता है कि वो किससे रिलेटेबल है। जब भी हम नेचर से रिलेट करते हैं मैनेजमेंट को, तो हमारे पास आते हैं हमारे 3 पॉइंटर्स। पहला होता है हमारा मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज अ साइंस एंड एज अ प्रोफेशन। जब भी हम आर्ट से कंपेयर करते हैं तो मैनेजमेंट को बोला जाता है कि ये क्या है, प्योर फॉर्म है आर्ट का। अब देखो, जब मैं इस साइड आऊंगी तो मैं आर्ट या साइंस रहूंगी या प्रोफेशन रहूंगी। जब मैं इस साइड खड़ी हूं तो मैं क्या हूं, मैं तुम्हारी मैनेजमेंट हूं। चलो अब मैं आर्ट बन गई हूं, ठीक है। अब अगर हम आर्ट की बात करें तो आर्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं, हम ना पेंटिंग लिए थे 12th में हमारी, तो क्या हुआ था, हमें एक बुक प्रोवाइड की गई थी, ठीक, जिसमें कलर्स के बारे में बताया गया था। वो कलर चार्ट याद आ रहा है सबको? कौन से ब्रशेस होते हैं, कौन सी पेंसिल्स होती हैं, कौन सी पेन्स होती हैं, ये सारी चीजें उसमें स्पेसिफाई की गई थी, ठीक। तो क्या यहाँ पे हमें थ्योरीज के थ्रू सारी नॉलेज दी जा रही है आर्ट में? यस। अब अगर यहीं पे हम आ गए और हम बन गए क्या, मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में भी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जो तुम चैप्टर अभी पढ़ रहे हो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग पढ़ोगे, स्टाफिंग पढ़ोगे, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, XYZ प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, ये सब क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज ही तो है। तो जब मैं यहाँ थी और जब मैं आज यहाँ पे हूँ, कोई डिफरेंस है? नहीं। यानी ये दोनों ही चीजें क्या है, प्रेजेंट है हमारी साइंस में भी और आर्ट में भी। तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट टर्म लिख रही हूँ, ओके। नेक्स्ट लिखते हैं, देखते हैं दैट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब मैं वापस से आर्ट बन गई हूँ, वही आकृति मैम हूँ जो क्या है, आर्ट्स की स्टूडेंट है। एग्जाम्पल से समझो तो इजिली समझ में आएगा। अगर हम बात करें पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द यूज ऑफ द बेसिक नॉलेज वेरीज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। यानी हर इंडिविजुअल क्या करता है, उसको डिफरेंट तरह से यूज करता है। अब मैं आर्ट्स वाली आकृति मैम हूं तुम्हारी, तो पहले पता है जब मेरे को बताया गया कि व्हाइट एंड ब्लैक कलर को मिलाया जाएगा तो कुछ एक अलग सा कलर बन के आएगा। मैंने क्या कहा कि नहीं, मुझे ना इस कलर को और ब्यूटीफुल करना है, तो मैं इसमें ग्रीन कलर भी थोड़ा सा ऐड करूंगी, तो एक डिफरेंट कलर बनकर आ गया। यानी मैंने यहाँ पे क्या कर दी, कस्टमाइजेशन कर दी। यानी कि आर्ट्स में इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीजों को लेकर जा सकते हैं। अब मैं वापस मैनेजमेंट बन जाती हूँ। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजर्स को बोल दिया जाता है कि आपको ये सर्टेन टास्क क्या करना है, कंप्लीट करवाना है अपने एम्प्लॉय से। कोई मैनेजर होता है जो बहुत ही रूड होता है, कोई मैनेजर्स होते हैं जो बहुत प्यार से बोल के कि मैम कर दो यार, आप कर सकते हो, आपको मोटिवेट करते हैं, एक पॉजिटिव वे में आपसे अप्रोच करते हैं। एक मैनेजर नेगेटिव वे में अप्रोच करता है। यानी कि दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपने वेज अप्लाई कर रहे हैं टास्क को कंप्लीट करवाने के लिए। क्या जब मैं यहाँ थी और जब मैं अभी यहाँ पे हूँ तो हम दोनों के पास ऑप्शन था कि अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करने का? था ना। यानी कि ये पार्ट भी क्या है, प्रेजेंट है हमारा मैनेजमेंट में भी और आर्ट में तो है ही। यानी यहाँ पे हम चीजें क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट वी हैव बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी का मतलब क्या हुआ? आर्ट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिविटी प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। यानी कि जब मैं आर्ट्स की स्टूडेंट थी ना, तो मुझे ब्रश वगैरह बताया गया, तो मैंने क्या किया, जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मैं ऐसे ऐसे करके बनाती थी, तो मुझसे अच्छी ड्राइंग बन रही थी और ठीक ठाक भी बन रही थी, मतलब टाइम वाइम सब सही कंसिडर करके चल रही थी। पर धीरे धीरे मैंने क्या किया, मैंने ब्रश को ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ के ड्रॉ करना स्टार्ट किया। जस्ट इमेजिन, ऐसे ड्रॉ करना स्टार्ट किया, मेरी ड्राइंग भी सुपर्ब हो गई, प्लस मेरा टाइम भी बचने लगा। यानी प्रैक्टिस के थ्रू मेरे अंदर क्या आ गई, एक क्रिएटिविटी वाला पॉइंट आया। जैसे कि MS धोनी सर हैं, उन्होंने वो जो हेलीकॉप्टर वो शॉट मारते हैं, एकदम से हेलीकॉप्टर शॉट मारना तो नहीं सीखा ना, उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस चीज़ को सीखा, प्रैक्टिस की, फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि अच्छा ऐसा एक हेलीकॉप्टर शॉट भी हमारा हो सकता है। अब जब उन्हें ये रियलाइज हुआ तो उन्होंने उस पर और अपना क्या किया, प्रैक्टिस के थ्रू चीज़ों को चेंज किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखा के एक हेलीकॉप्टर शॉट अपना बना दिया, जो भाई पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर क्रिकेट के नाम पे जब शॉट की बात आती है तो क्या होता है, वो फेमस होता है। तो आर्ट में हमारे पास क्या आता है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी आती है। सिमिलरली मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे जो रतन टाटा सर थे, वो भी क्या करते थे, चीज़ों को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, फिर कोई चीज़ लाइक लेकर आते थे कि नहीं भाई हम सॉल्ट का प्राइस ये रख देंगे, हम क्या करेंगे, हम चीज़ों को ऐसे नहीं, हम ऐसे मैनेज करेंगे, हम डॉग्स को अलाउ करेंगे। यानी कि मैनेजमेंट में भी क्या होता है, प्रैक्टिस करते हैं लोग, फिर उस पर अपनी क्या दिखाते हैं, क्रिएटिविटी दिखाते हैं। तो ये पार्ट भी क्या है, प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। तो अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें मैनेजमेंट और आर्ट का, तो हम कह सकते हैं कि आर्ट प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट में, या फिर हम मैनेजमेंट और आर्ट को सिमिलर कंसिडर कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट इन नेचर में हमारा, दैट इज साइंस। जब आप साइंस की बातें कर रहे होते ना बेटू, तो साइंस में भी तीन चीजें ही आती हैं। इन तीन पॉइंटर्स के बेसिस पे हम कंसिडर करते हैं क्या ये एक्यूरेटली प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। पहले पार्ट पे आई, चलो मैं बन गई वापस से क्या, साइंस यहाँ पे, और इधर जाऊंगी तो मैं बन जाऊंगी मैनेजमेंट। जब हम पहले पार्ट पे हैं साइंस के, तो दैट इज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो हमारे साइंस में थ्योरीज होती हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो क्या है, थ्योरेटिकल वे में हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी हमें चीजें क्या प्रोवाइड की गई है, थ्योरेटिकल फॉर्म में प्रोवाइड करके रखी गई है, जो हम क्या करते हैं, अक्वायर कर रहे होते हैं। अब चलो ये पार्ट तो हमारा दोनों में ही क्या है, प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटेशन। किसी को याद है, एक महाशय पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सर पे एक एप्पल गिरा था, याद आ रहा है, जिनकी वजह से तुम्हें फिजिक्स छोड़नी पड़ गई, जिन्होंने ये चीज क्या की, ऑब्जर्व की कि कोई भी चीज जो ऊपर जाती है वो क्या होती है, नीचे आती है। फिर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। सपोज जैसे ये पेन मैंने फेंका, ये नीचे आ गया, तो ये उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था, ये क्या हुआ, मैंने उसको वापस से परफॉर्म किया, तो ये चीज क्या आई, नीचे आई। यानी कि जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे बने होते हैं, और जो रिजल्ट होता है वो हमेशा क्या होता है साइंस के केस में, साइंस के केस में, एक सेकेंड, ओहो, अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस के केस में हमारे पास जो भी रिजल्ट आते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। यानी हर बार सेम रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। उनके सर पे पेड़ से एप्पल गिरा और हर बार चीजें ऊपर जाके नीचे आने लग गई। ये ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने लॉ ऑफ ग्रेविटी डिसाइड कर लिया। वैसे ही मैंने भी इस पेन को फेंका, ये पेन मेरे हाथ में आ रहा है, हर बार आ रहा है, इससे पहले भी फेंका फिर वापस मेरे पास आ गया। तो एक्यूरेसी क्या होती है, सेम होती है साइंस में। वहीं पे अगर हम मैनेजमेंट की बात करेंगे ना बेटा, तो मैनेजमेंट में भी ना चीजें हम किसके बेसिस पे बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही बनाते हैं। हमने देखा कि लोगों को अगर उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे उन्हें टास्क असाइन किया जाए ना, तो उनके अंदर क्या होता है, स्पेशलाइजेशन डेवलप हो रही है। समझ में आया, टास्क असाइन किया, ऑब्जर्व किया कि उसको उसका इंटरेस्ट था, उसको दे दिया, सिर्फ वही काम करवा रहे, तो वो क्या हो रहा है, स्पेशलाइज हो रहा है। तो ये क्या बन गया, हमारा ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट बन गया। पर हो सकता है किसी को एक ही चीज बार बार करने से क्या हो जाए, बोरियत हो जाए। तो क्या हर बार रिजल्ट सेम आएगा, हर बार स्पेशलाइजेशन आना मस्ट है, नहीं। तो मैनेजमेंट में जो एक्यूरेसी होती है ना, वो क्या हो जाती है, वो एक्यूरेट नहीं होती। रीजन क्या है, यहाँ पे हम मटेरियलिस्टिक चीजों से क्या कर रहे होते हैं,
डील कर रहे होते हैं और यहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ डील करते हैं। तो जब आप कभी भी ना ह्यूमन बीइंग्स के साथ डील करोगे तो चीज़ें क्या होती हैं, आपकी सेम नहीं आती, यानी एक्यूरेसी हमेशा यहाँ पे सेम नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है मुझे कल कोई चीज़ बोली गई हो, उस चीज़ पे मैंने बहुत मजाक उड़ा लिया हो अपना खुद ही, पर आज मुझे वही सेम चीज़ बोली गई हो और मैं रोने लग जाऊँ, मुझे गुस्सा आ जाए, तो क्या रिजल्ट सेम रहा? सेम वर्डिंग का नहीं रहा ना। तो इसीलिए कहा जाता है ये इनएक्यूरेट होता है हमारा कब? जब हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ डील करते हैं। यानी मैनेजमेंट को अगर हम इस पॉइंटर के बेसिस पे देखें तो पार्शियली प्रेजेंट कह सकते हैं। पार्शियली प्रेजेंट का रीजन समझ में आया ना? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन पे दोनों ही बेस्ड है, बट रिजल्ट क्या हो जाता है? दोनों में डिफर आने, मतलब आपके मैनेजमेंट में डिफर आने के चांसेस होते हैं। और हम बात करें अगर साइंस में, तो यहाँ पे रिजल्ट हमेशा क्या होंगे? सेम टू सेम आते हैं। अब नेक्स्ट वी हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा सेम होते हैं। मैंने बताया था ये ऊपर गया तो ये हर बार नीचे आएगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी ने तुम्हें कुछ बोला तो तुम उल्टा उसको मुड़ के जवाब देते हो। सुना है ना ये सारी चीजें। यानी कि अगर हम बात करें साइंस की, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वैलिडिटी क्या होती है? सेम रहती है। यहाँ पे मॉडिफाइड चीजें नहीं होती। एक मिनट, यहाँ पे सिचुएशन का इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। पर अगर वहीं हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के केस में ना हमें ना बेसिकली यहाँ पे चीज़ों में चेंजेस देखने को मिलते हैं। रीज़न क्या होता है? सिचुएशन। कैसी सिचुएशन? भाई ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हो और ह्यूमन के साथ डील करना इज लाइक कहते हैं ना इम्पॉसिबल। तो जो अब अगर आप ह्यूमन के साथ डील कर रहे हो तो सिचुएशन टू सिचुएशन क्या होंगी? चीज़ें डिफर होंगी। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप? चीज़ों को इजीली मॉडिफाई कर सकते हो, पर यहाँ पे मॉडिफिकेशन यूज नहीं होता हमारा। ओके, तो अगर हम बात करें यूनिवर्सल वैलिडिटी की, तो ये भी क्या है हमारा? पार्शियली प्रेजेंट है, जिसकी वजह से साइंस को क्या बोला गया है? साइंस को बोला जाता है तुम्हारा, कोई बता सकता है? साइंस इज सोशल साइंस। अगर हम मैनेजमेंट से इसे क्या करें? कंपेयर करें तो, और इसे बोला गया है जो दूसरा इसको आप टर्म देते हो दैट इज इनएग्जैक्ट साइंस। देखो हमेशा इसके ना कंक्लूजन्स अच्छे से लिखना जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए तो। फिर आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन मैम और मैनेजमेंट सेम चीजें नहीं है? नहीं, अभी नहीं है सेम, हो सकता है फ्यूचर में क्या हो? सेम हो जाए। इसीलिए मैनेजमेंट को प्रोफेशन से के साथ जब भी रिलेट किया जाता है तो कहा जाता है इट इज लाइकली टू बी, अभी हुआ नहीं है। प्रोफेशन की अगर बात करें तो सबसे पहला क्या आता है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। भाई एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो, लोग डॉक्टर बनते हैं, लोग तुम्हारे लॉयर्स बन रहे होते हैं, तो इनको प्रॉपर क्या दिया जाता है? थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। तो जब हम प्रोफेशन वाली साइड पे हैं तो हमें थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है। जब हम मैनेजमेंट वाली साइड पे भी आते हैं तो हमारे पास क्या होती है? प्रॉपर थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। तो ये वाला पार्ट क्या है? दोनों ही जगहों पे प्रेजेंट है हमारा। अब नेक्स्ट वी हैव रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या हुआ? प्रोफेशन में ना कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई भी लॉयर नहीं बन सकता। आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस कर सकते हो। सपोज मेरे पापा डॉक्टर है, ठीक है, अब मेरे पापा डॉक्टर है तो इस रीजन से क्या मैं कल किसी की सर्जरी कर सकती हूँ बिना नीट का एग्जाम क्लियर किए, बिना एमबीबीएस की डिग्री पाए? नहीं कर सकती ना। मुझे पहले एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, मुझे डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, सर्टेन टाइम के लिए मुझे वो करना पड़ेगा, लाइक इंटर्नशिप काइंड ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद मैं किसी एक्चुअल इंसान की क्या कर सकती हूँ? ऑपरेशन या सर्जरी कर सकती हूँ। वहीं पे अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो आप में से अभी कितने लोग होंगे जिनके मम्मा पापा या घर में कोई बिजनेस करता होगा और आप सोचते होगे यार हम तो फैमिली बिजनेस करेंगे। कोई एग्जाम देते हो आप? नहीं देते, बस जस्ट बिकॉज घर में कोई कर रहा है, मुझे इंटरेस्ट है, मैं कर सकती हूँ। मुझे मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म करना है, मुझे मैनेजर बनना है, बिना एमबीए भी मैं मैनेजर बन सकती हूँ। यानी कि तुम्हारा मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो मैनेजमेंट में हमारा क्या नहीं होता? मैनेजमेंट में हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती, प्रोफेशन में हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। अगला आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। कितने लोग तुम में से सीए, सीएस या सीएमए बनना चाहते हैं या फिर लॉयर बनना चाहते हैं? तो तुम सबने सुना होगा एक एसोसिएशन के बारे में। जो सीए बनना चाहते हैं उन्होंने सुना होगा आईसीएआई के बारे में, जो सीएस बनना चाहते हैं
ICSI के बारे में सुना होगा, बार काउंसिल के बारे में सुना होगा, जो क्या बनना चाहते हैं, लॉयर्स बनना चाहते हैं। तो ये जो एसोसिएशंस होती है ना, इनकी क्या होती है, आपको मेंबरशिप रिक्वायर्ड होती है अगर आप क्या प्रोफेशन परफॉर्म करना चाहते हो। मैं अगर लॉयर बनना चाहती हूँ तो बिना बार काउंसिल के मेंबर भी बने मैं ना प्रैक्टिस कर ही नहीं सकती। बट वहीं पे अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के लिए भी क्या बना के रखा गया है, एसोसिएशन बनाया गया है, बट उसकी मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल एसोसिएशन का पार्ट होना मैनेजमेंट में क्या नहीं है, अभी के टाइम पे कंपलसरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल। ओके, नेक्स्ट दैट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आपको बताना कि आप कैसे बिहेव कर सकते हो, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करती है हमारी प्रोफेशनल एसोसिएशन। सपोज मैं टीचर हूँ, सपोज क्या मैं टीचर ही हूँ तुम सबकी, ठीक है, मैं टीचर हूँ, तो टीचिंग भी क्या है, एक प्रोफेशन है। मैं यहाँ पे खड़े होके तुम लोगों को कोई भी अलग लैंग्वेज बोल सकती हूँ, मतलब जो अप्रोप्रिएट ना हो, जो तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे, अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो उसके लिए ठीक ना हो, नहीं बोल सकती। मुझे बता के रखा गया है कि मुझे कैसी लैंग्वेज यूज करनी है, मुझे किस तरह से तुम सबके साथ बिहेव करना है, किस तरह के एग्जाम्पल्स तुम्हारे लिए लेकर आना है। एक हमारे लिए लिमिट डिसाइड कर दी जाती है, किसके थ्रू, द कोड ऑफ कंडक्ट्स के थ्रू। बट वहीं अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी आपके लिए क्या है, लिमिट डिसाइड की गई है, पर उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। तो इसीलिए इसको भी क्या कहा गया है, मैनेजमेंट में पार्शियली प्रेजेंट होना। ओके, पार्शियली प्रेजेंट। अब नेक्स्ट वी हैव सर्विस मोटिव। जितने भी लोग प्रोफेशन में होते हैं ना, उनका बस एक ही मोटिव होता है कि सोसाइटी के लिए सर्व करना। मैं टीचर हूं, मेरा मोटिव है कि मैं तुम्हें क्या करूं, बेस्ट टीचिंग प्रोवाइड करूं। बट अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का फोकस पता है क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स को अचीव करना, अपने पॉकेट को भरने से रिलेटेड, यानी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट प्लस अपने गोल्स को अचीव करना उनका क्या होता है, कोर होता है। तो अगर हम देखें तो मैनेजमेंट में ये पार्ट भी क्या है, हमारा प्रेजेंट नहीं है। रीजन, मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है, मैनेजमेंट का फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ गोल्स के टूवर्ड, और हमारा प्रोफेशन में फोकस किस पे होता है, सर्व करने की तरफ पे। ओके, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या हम प्रोफेशन को मैनेजमेंट कंसिडर कर सकते हैं आज के टाइम पे, इट इज लाइकली टू बी क्या होना चाहिए, तुम्हारा आंसर होना चाहिए। और साइंस और आर्ट वाला ना मुझे जरा कमेंट में बताना, तो कंक्लूजन ड्रॉ करके। इमेजिन एक दिन विराट कोहली सर स्टेडियम के बाहर टिकट्स बेचने लगे, या फिर आपकी स्कूल के प्रिंसिपल बेल रिंग करने लगे, या जो सीईओज है कंपनी के वो पैकेट्स को पैक करने लगे। वेट साउंड करता है ना, पता है ऐसा वेट साउंड क्यों करता है, या फिर ऐसा क्यों नहीं होता? रीजन बीइंग, हर किसी की ऑर्गेनाइजेशन में एक फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और यही क्रिएट करता है एक डिवीजन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है बताना। देखो, जब भी ना लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाती है तो 3 लेवल आते हैं हमारे पास, टॉप, मिडिल एंड लोअर। अब तुम मुझे एक चीज बताओगे क्या, कि जो वर्कर्स होते हैं वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आएंगे? थोड़ा सोचो। अगर हम वर्कर्स की बात करें ना, तो वर्कर्स हमारे आते हैं तुम्हारे बेस के लिए, या फिर आपके प्लेटफॉर्म की तरफ। यानी ये जो पिरामिड है, और ये जो पिरामिड के नीचे की ये जो लाइन मैंने हाथों से अपने बना रखी है ना, सपोज ये पिरामिड है, ठीक है। अब इस पिरामिड के नीचे एक लाइन है नॉर्मल सी, दैट इज व्हाट, दैट इज योर वर्कर्स। वर्कर्स क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं, तुम्हारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते। जो टॉप लेवल वाले लोग होते हैं ना, दे आर द कंपनीज व्हाट, मालिक। यानी ये डिसाइड करेंगे कि कंपनी क्या ऑब्जेक्टिव फॉलो करेगी, कंपनी के क्या प्लान्स होंगे, कंपनी के क्या पॉलिसीज होंगे, ये सारी चीजें। जो मिडिल लेवल होता है, ये होता है किसके लिए, हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर्स के लिए, जिसका काम क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना। नेक्स्ट वी हैव लोअर लेवल। लोअर लेवल वाले लोग सबसे अच्छे होते हैं। इनका काम है कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसीज बना रखी है ना, वो दूसरे लेवल के थ्रू अपने तक पहुंचाना, फिर अपने पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू वर्कर्स को क्या करना, प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना कि कैसे आपको टास्क को परफॉर्म करना है, वर्कर्स सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें इंश्योर करना। देखो,
कौन कौन किस लेवल पे आता है ये तुम्हें देखना होगा। लोअर लेवल की बात करें तो सुपरवाइजर्स, फोरमैन, क्लर्क्स, जूनियर मैनेजर्स एंड इंस्पेक्टर्स आते हैं। मिडिल लेवल की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर्स हमारे आते हैं। और अगर टॉप लेवल की बात करें तो नाम से ही सुन के लग जाता है कि किसी तो बड़े इंसान की क्या हो रही है, बातें हो रही हैं। टॉप में आते हैं हमारे पास हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर्स, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर, प्रेसिडेंट एंड आर मैनेजिंग डायरेक्टर। मैम क्या बस ये पता होना इंपॉर्टेंट है? नहीं, इसके पॉइंटर्स और भी हैं जो हमें क्या करने हैं, डिटेल में देखने हैं। जब भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात होगी ना, ये चार्ट अपने दिमाग में तुरंत हिट करवा लेना। रीजन, तुमसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी आज के टाइम पे डायरेक्ट ये नहीं पूछता कि कोई सीईओ है तो किस लेवल पे होगा। क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनकर आते हैं, चाहे सीयूटी एग्जाम हो या फिर आपका क्या हो, आपके बोर्ड एग्जाम हो। वैसे सीयूटी एग्जाम से याद आया, ड्रीम कॉलेज कौन सा है, क्या टारगेट कर रखा है तुम लोगों ने, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टॉप लेवल की बात करें तो टॉप लेवल का काम होता है सबसे पहला क्या, आपके ऑब्जेक्टिव्स को बताना कि हमारी जो टकटक लिमिटेड है वो क्या काम करेगी। वो ब्लश बनाएगी, वो परफ्यूम बनाएगी, मस्कारास बनाएगी, या बॉयज के लिए फुटबॉल डिजाइन करने का काम करेगी। तो ये जो हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को देखें ना बिट्टू, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या, एंड रिजल्ट या फिर आपका टारगेट। तो टारगेट डिसाइड करने का काम किसका होता है, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। दूसरा जो अगर हम बात करें टास्क, दैट इज फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स। क्या प्लान हम बनाने वाले हैं, क्या पॉलिसीज हम फॉर्मुलेट करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बताती है। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज। मैम ऑर्गेनाइजिंग से हमें कुछ कुछ याद आ रहा है, अभी हमने एक फंक्शन पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग करके, एग्जैक्टली उसी ऑर्गेनाइजिंग की बात हो रही है। यानी कि रिसोर्सेस को अरेंज करना प्लस आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना, ये किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेस, यहाँ पे जब भी रिसोर्सेस की बात होगी तो ह्यूमन की बात नहीं होती यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, यहाँ फाइनेंस भी कंसिडर किया जाता है, मटेरियल भी कंसिडर किया जाता है, ह्यूमंस को भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट दैट इज वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसे सर्वाइव करेगी उसके वेलफेयर के बारे में भी सोचने का काम किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। मैम लाइजन ये कैसा शब्द है, लाइजन का मतलब होता है बाहर वालों के साथ क्या करना, डील करना। मान लो मेरी जो टकटक लिमिटेड है बहुत सुपर डुपर हिट हो गई एंड हमारे जो मोदी जी है ना, उन्होंने कहा कि आकृति मैम आपकी कंपनी पे हम एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाएंगे, आप बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो। तो अब डील करने के लिए कौन जाएगा, सुपरवाइजरी लेवल के लोग, मिडिल लेवल के लोग नहीं, मैं जाऊंगी। मैं क्या हूं, मेरी कंपनी की सीईओ हूं। तो मोदी जी के साथ डील करना या फिर किसी भी XYZ आउटसाइडर के साथ डील करने का काम किसका होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट है टू इंटीग्रेट द डाइवर्स एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। अब भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक टास्क तो परफॉर्म नहीं किया जाता, मल्टीपल टास्क होते हैं हमारे पास परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो मल्टीपल टास्क है ना वो सही से परफॉर्म हो रहे हैं, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, ये इंश्योर कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब इम्प्लीमेंट करना चीजें, और बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का मतलब क्या हुआ मैम, इन्वायरमेंट को एनालाइज करने का मतलब ये होता है कि हमारा जो बिजनेस होता है ना वो इसी सराउंडिंग में क्या करता है, अपने टास्क को परफॉर्म करता है। तो जब आप इसी सराउंडिंग में ऑपरेट कर रहे हो जो हमेशा क्या हो रहा है, चेंजेस होते हैं, इतने सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो वो हमारे बिजनेस पे क्या करते हैं, इम्पैक्ट भी डालते हैं। तो अब अगर हम पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, उस चीज़ पे हम प्लान्स बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, हम चेक करेंगे कि हम उनसे कैसे डील कर सकते हैं, और जब डील करने का वे फिगर आउट कर लेते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम भी हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट वी हैव मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो तुम्हारा टॉप एंड लोअर के बीच के होते हैं, और इनका काम क्या होता है, बेसिकली इनकी बनाए हुए प्लान्स को इनको बताना, यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसीज टू द
लोअर लेवल। पॉलिसी जो बनाई गई है टॉप लेवल के थ्रू, वो लोअर लेवल को सही से एक्सप्लेन करना, प्रॉपर्ली हर एक पॉइंटर को बताना, ये मिडिल लेवल का काम होता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट्स। हर एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करके रखना किसका काम है? तुम्हारे मिडिल लेवल का। यहाँ पे भी मैम आपने ऑर्गेनाइजिंग वर्ड का यूज किया था, टॉप में भी और यहाँ पे भी कर रहे हो। देखो, जब हम टॉप लेवल के ऑर्गेनाइज करने की बातें कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना, हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को कंसिडर करते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब HR वर्ड सुना है? बताओ। जो ह्यूमन रिसोर्स पे होते हैं लोग, हमारे HRs होते हैं, जो क्या करते हैं, लोगों से कांटेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और उनकी हायरिंग की पूरी प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं। वो कहाँ पे आते हैं? वो आते हैं आपके मिडिल लेवल में। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी हायरिंग की प्रोसेस वगैरह कंडक्ट करवाई जाती है ना, वो मिडिल लेवल के थ्रू करवाई जाती है। नेक्स्ट, मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट। हर डिपार्टमेंट में कोई एक ऐसा एम्प्लॉय होता है जो बहुत डाउन फील करता है, जो कोई एक होगा बहुत ही एक्साइटेड होगा और एक्साइटमेंट में गलत काम करके आ जाता होगा, तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उन लोगों को मोटिवेट रखना, वो सही से टास्क परफॉर्म करे, ये इंश्योर कौन करता है? मिडिल लेवल करता है। फिर आता है कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग व्हाट? एम्प्लॉयज। कंट्रोल करना, एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करना कि कैसे क्या परफॉर्म करना है, कैसे किस तरह से चीज़ों को करना है, ये काम भी हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। अगला आता है कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। जो इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनके बीच में क्या करना? कॉपरेट करते रहना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल कहीं सेक्रीफाइस ना हो जाए। ये इंश्योर कौन करता है? मिडिल लेवल करता है। नेक्स्ट, दैट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल। यहाँ पे प्लान क्या कर रहे हो आप? इंटरप्रिटेट कर रहे हो, यानी बता रहे हो, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना यानी फॉलो करना प्लान को, मिडिल लेवल का काम होता है। नेक्स्ट लेवल दैट इज सुपरवाइजरी लेवल, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका लोअर लेवल के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम ऑपरेशनल लेवल भी कंसिडर करते हैं। पहला क्या आता है? रिप्रेजेंटिंग द ग्रीवेंस ऑफ द वर्कर। ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है? ग्रीवेंस का मतलब होता है यहाँ पे हमारा कंप्लेन। यानी अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी को हमसे कंप्लेन है, हमसे कंप्लेन मान लेते हैं, कोई एक्स वर्कर है, उसे क्या है, मुझसे कोई कंप्लेन है, तो अब ये वर्कर क्या मुझे डायरेक्टली आके कंप्लेन करेगा कि मैम आप मुझे पसंद नहीं हो? वो क्या करेगा? वो जाएगा किसके पास? वो किसी एक्स पर्सन के पास जाएगा, जो कहाँ पे होता है? लोअर लेवल पे होता है, उससे कंप्लेन करेगा। यानी कंप्लेंट्स लेने का काम किसका है? वर्कर्स के। कंप्लेंट्स लेने का काम वर्कर की हमारे सुपरवाइजरी लेवल का होता है। हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे वर्कर्स को एक अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जा रही है या नहीं, ये कौन इंश्योर करता है? सुपरवाइजरी लेवल करता है। नेक्स्ट, सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। वर्कर्स प्रॉपर हेलमेट पहन के काम कर रहे हैं या नहीं, हमारे वर्कर्स सेफ और एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं जिससे उनकी कोई हेल्थ पे प्रॉब्लम ना आए, ये सब चीज़ें इंश्योर करने का काम हमारे सुपरवाइजरी लेवल का होता है। हेल्पिंग द मिडिल लेवल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब तुम कहोगे मैम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन तो ये करते हैं, तो ये कैसी हेल्प करते हैं? कितने लोग चाहिए, किस तरह के लोग चाहिए, ये बताने का काम किसका है? तुम्हारे सुपरवाइजरी लेवल का। और उसके बेसिस पे लोगों को लेकर आने का काम कौन परफॉर्म करता है? आपका मिडिल लेवल परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, वी हैव वेलकमिंग द सजेशन ऑफ द वर्कर्स। अगर किसी वर्कर ने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम ना एक्स मशीन ना यूज करके वाई मशीन यूज करेंगे, तो हम क्या कर पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अब ये वर्कर टॉप लेवल या मिडिल लेवल तक तो ये बात लेके नहीं जा सकता। वो ये बात किसके पास जाएगा लेकर? सुपरवाइजरी लेवल को। और सुपरवाइजरी लेवल ये इंफॉर्मेशन आगे क्या करेगा? पास ऑन करता है। नेक्स्ट, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड। जब भी कोई प्रोडक्शन की जाती है या कोई स्टैंडर्ड, मतलब किसी भी एक्स कंपनी कुछ भी बना रही होती है, जैसे सपोज मैं ये मार्कर्स बनाने का काम करती हूँ, तो जो इसका साइज है, जो इसकी प्लास्टिक की टाइप होगी, जो इसकी क्या होगी, वेट होगी, जो इसकी लेंथ होगी, हर चीज़ क्या है? पहले से डिसाइडेड होती है। ये जो डिसाइडेड फॉर्म है ना इन चीज़ों का, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड। तो हर चीज़ का हम क्या करके रखते हैं? एक स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करके रखते हैं, और वो हम क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं, वो कौन करता है? वो हमारा सुपरवाइजरी लेवल इंश्योर करता है। नेक्स्ट, दैट इज बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स। भाई वर्कर्स भी ना इंसान होते हैं, काम करते करते थक जाते हैं, तो उनको बूस्टअप करते रहने का काम, वो सही से काम करे और वो ऐसा इनएफिशिएंट फॉर्म में ना जाए, ये कौन करता है? ये इंश्योर करता है हमारा सुपरवाइजरी लेवल। नेक्स्ट, दैट इज मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ द मटेरियल। ये जो वेस्टेज कर रहे होते हो ना आप मटेरियल की, एग्जांपल लेते हैं,
पहले क्या था, मेरे को बोला गया मैम आप कार्ड बनाया करो, तो मैं क्या करती थी, मैं पूरे एक पेज को बीच से क्या कर देती थी, कट करती थी यहाँ से यहाँ तक, और कार्ड बना के रख देती थी। तो ये साइड साइड से मेरा पेज क्या हो रहा था, काफी वेस्ट हो रहा था। तो मुझे ना सुपरवाइजरी लेवल ने आके बताया कि ओ मैडम जी ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको क्या करो आप बीच से फोल्ड करो, ओके, और एक बार बीच से फोल्ड करने के बाद इस पेज को क्या करो, हाफ एंड हाफ कर दो। उससे क्या होगा, इस एक पेपर से आप क्या कर पाओगे, 4 कार्ड्स बना पाओगे एटलीस्ट, 4, हाँ नहीं सॉरी 2 कार्ड्स बना पाओगे एटलीस्ट। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, आपने हमारी वेस्टेज को रोक दिया। यानी आप क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में, किसके, रिसोर्सेस के हमारे। एक तरह से आप कह सकते हो कि हमारे वर्कर्स को गाइड करना कि आप वेस्टेज मत करो चीजों को लेके। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेशन। एक दिन मैं मेरा लंच बॉक्स मेरे घर पे भूल गई। मैंने मेरी मम्मा को कॉल किया, मम्मा मेरा लंच बॉक्स। मम्मा ने कहा मैं तो लेके नहीं आ रही। तो मैंने कहा मम्मा डब्बा वाले भैया से मेरा लंच बॉक्स पहुंचा दो। तो उन्होंने कहा तुम्हारा ऑफिस तो इतनी दूर है कि वो लेके जाने के लिए रेडी ही नहीं है लंच बॉक्स। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो फिर मम्मा ने क्या किया, लंच बॉक्स पैक तो किया और डब्बा वाले भैया को भी बुलाया। पर वो डब्बा वाले भैया ने बोल दिया कि मैम देखिए मैं तो फाइनल डेस्टिनेशन तक ये लेके नहीं जा रहा, मैं बीच में लोगों को आपका लंच बॉक्स देते रहूंगा, आपको फाइनली मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा ना डाउट में चली गई थी कि इतने लोग इन्वॉल्व रहेंगे तो मेरा लंच बॉक्स हो सकता है मुझे क्या ना मिले, मिलना पाए टाइमली, या फिर ये कहीं गलती से इधर उधर ना कर दे। तो मेरे मन में डर तो था, बट अब घर का खाना खाना था तो इतना चांस तो लेना था मुझे। तो मैंने कहा ठीक है दे दो। तो वो डब्बा वाला भैया ने क्या किया, मेरा लंच बॉक्स मम्मी के घर से ले आ। फिर उन्होंने पहले मेट्रो स्टेशन तक वो लेकर आए। फिर उसके बाद उन्होंने वो लंच बॉक्स दूसरे इंसान को क्या कर दिया, पास ऑन कर दिया। अब वो जो सेकंड पर्सन थे, उन सेकंड पर्सन ने थर्ड पर्सन को मेरा लंच बॉक्स दिया। अब वो जो थर्ड पर्सन थे ना, उन्होंने मेरा लंच बॉक्स लाके मुझे मेरे ऑफिस तक दिया। मैम क्या ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है या ऐसा रियल लाइफ में होता है? यस, रियल लाइफ में होता है। यानी कि ये जो मुंबई में डब्बा वाले हैं ना, ये ऐसे ही वर्क करते हैं। कोई एक इंसान नहीं है जो एक बार में टिफिन उठाता है और आपके फाइनल डेस्टिनेशन तक लेकर आता है। वहां पे मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं। फिर भी आज तक उन्होंने एक बार भी इस चीज में मेस नहीं क्रिएट किया है। जिसका लंच बॉक्स है उसी को मिला है, कभी भी ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जैसे हमारे आजकल ये टोमेटो और स्विगी है ना, ये क्या करते हैं, ये किसी को ऑर्डर किसी को पहुंचा देते हैं, वेज वाला नॉन वेज को दे देते हैं, नॉन वेज वाला वेज को प्रोवाइड कर देते हैं। ये सब आज तक उन्होंने नहीं किया। हमेशा सही लंच बॉक्स प्रोवाइड करना उनकी आज तक की लेगेसी रही है। पर कैसे? रीजन कोऑर्डिनेशन। जितने ज्यादा लोग होते हैं ना, उतनी ज्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं। पर इन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के थ्रू। यानी अगर गोल्स को अचीव करना है तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का यूज करना होता है। तो कोऑर्डिनेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स व्हाट ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी जितने भी फंक्शंस होते हैं ना मैनेजमेंट के, उन सबको साथ में लेकर आने का काम किसका है? कोऑर्डिनेशन का है। Next definition, achievement of common goal, the process by which managers synchronize the activities of the different department is known as coordination. हर एक डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग काम करता है। अपने अकॉर्डिंग काम करने से ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी नहीं अचीव होता। जब तक साथ में मिलकर नहीं करोगे तब तक गोल अचीव कर ही नहीं सकते। तो जब साथ में मिलकर अपने गोल्स को अचीव करना आप करते हो ना, तो दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। यानी और ये बाइंड का मतलब क्या होता है? मम्मियां घर में लड्डू बनाती हैं, तो जब वो लड्डू बनाती है तो इतने तरह तरह के मटेरियल यूज करती है ना कि वो साथ में कभी एक प्रॉपर सर्कुलर शेप लेता ही नहीं है। उसके लिए मम्मी को क्या करना पड़ता है? या तो बेसन ऐड करना पड़ता है, या तो उनको जब साथ में लेकर आती है तो हाथों में घी यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका एक प्रॉपर शेप बनकर आता है, जिसको हम प्रॉपरली लड्डू कह सकते हैं। तो ये जो घी हो गया या बेसन हो गया, ये क्या कर रहा है? चीजों को साथ लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर चीज क्या हो पा रही है? फॉर्मुलेट हो पाती है। तो वैसे ही हमारा क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे गोल्स क्या हो पाते हैं? अचीव हो पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहला जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आता है दैट इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स व्हाट? ग्रुप एफर्ट। ग्रुप एफर्ट का मतलब क्या हुआ? हर ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स ना चाहते हैं कि हम हमारी चीजें प्रायोरिटी बेसिस पे करें, हम ही सबसे बेस्ट हो।
जिसकी वजह से वो टीम वर्क करते ही नहीं है। अब जब टीम वर्क नहीं करोगे ऑर्गेनाइजेशन में, घर का कोई काम थोड़े कर रहे हो कि तुम काम कर ले जाओगे। जब ऑर्गेनाइजेशन में जब तक टीम वर्क नहीं होता तब तक चीजें क्या होती है, कहीं ना कहीं लैक करती ही हैं। तो ये टीम वर्क डेवलप करना कोऑर्डिनेशन का काम होता है, यानी ग्रुप एफर्ट को लेकर आना ही क्या है, आपका टीम वर्क हो गया। अगला आता है आपके पास कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। हर डिपार्टमेंट वही कहानी, कहते हैं ना घर 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 वही कहानी, वैसी ही हालत है यहाँ पे। सेल्स डिपार्टमेंट चाहता है कि सेल्स इंक्रीज हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहता है कि हमें रॉ मटेरियल सस्ते में मिले और हम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सके, मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहता है कि कितना एग्रेसिवली हम हमारे प्रोडक्ट्स को लेके अवेयरनेस क्रिएट कर सके। तो सब किसी का क्या है, अलग अलग एजेंडा है। टीम वर्क तो परफॉर्म कर रहे हैं पर विद इन डिपार्टमेंट्स, बट कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, क्या, अलग अलग डिपार्टमेंट्स। तो जब तक डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, यानी कॉमन गोल के टुवर्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक कोऑर्डिनेशन कभी भी नहीं होगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तब तक आपके ऑर्गेनाइजेशंस के गोल आप यार कभी अचीव कर ही नहीं सकते। ओके, तो हमारे बीच में क्या दो पॉइंट्स हमें देखने को मिले। पहला, इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट, यानी हमें टीम वर्क डेवलप करना है। टीम वर्क आप विद इन डिपार्टमेंट डेवलप करते हो, और जो डिपार्टमेंट्स डिफरेंट है ना, उनको अगर साथ में लेके आते हो तो यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी एक कॉमन डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, चीजें परफॉर्म करते हैं। डन। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑल परवेसिव, एंड दूसरा है जो हमारा, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, एंड नेक्स्ट दैट इज डेलिब्रेट फंक्शन। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ये चारों पॉइंटर्स को क्या करेंगे, देखेंगे। आप सबके घरों में कितने लोगों के छोटे भाई बहन हैं, या फिर आप खुद ही छोटे हो, कोई होगा आपका भाई बहन, या फिर आप खुद ही ऐसे होगे। ठीक है, मैं मेरा एग्जांपल लेती हूँ, तुम्हें ज्यादा इजी लगेगा। मेरा ना एक छोटा भाई है, ठीक है, हम दोनों को टीवी देखना बहुत पसंद था, मतलब लाइक कार्टून के लिए हम शाम को 5 बजे पागल हो जाते थे, वेट करते थे कि 5 जल्दी से जल्दी बजे। तो जैसे ही 5 बजता था ना, अब टीवी देखने का तो टाइम हो गया, बट प्रॉब्लम क्या थी, टीवी एक था, देखने वाले क्या थे, हमारे 2 कैंडिडेट्स थे। हम दोनों ही बहुत जिद्दी थे। मुझे डोरेमोन देखना होता था, उसको क्या देखना होता था, उसको देखना होता था तुम्हारा, मान लेते हैं, शिनचैन। ठीक है, अब हम दोनों को 2 दूसरी चीजें देखनी है और टीवी एक है। अब प्रॉब्लम क्या हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ बात भी करने के लिए रेडी ना हो, और अब टीवी देखे तो देखे कैसे, लड़ाई होने लगे। तो हमारी माता श्री ना दूर से देख के हमें क्या देती थी, लुक्स देना स्टार्ट करती थी। मम्मी दूर से लुक्स दे, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक, और 7वें मिनट तक अगर हमारी लड़ाई सॉर्ट नहीं हुई लुक्स के बेसिस पे, तो मम्मी सर पे आके क्या हो जाती थी, हमारी खड़ी हो जाती थी और मम्मा शुरू हो जाती थी। फिर पता है क्या होता था, ये जो हम डोरेमोन और शिनचैन के लिए लड़ते थे ना, फिर हम दोनों सेटल पता है किस चीज के लिए करते आते थे, ऑगी एंड द कॉकरोचेस के लिए। यानी हम दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब ये जो हम साथ में मिलकर शांति शांति टीवी देख रहे हैं, ये क्या हमने खुद से किया, नहीं, ये हमारी माता श्री ने करवाया। ऐसे ही जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो हम खुद से परफॉर्म नहीं करते, ये हमारे मैनेजर्स करवाते हैं। हर मैनेजर की ड्यूटी है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन फॉलो किया जाए। अब जो दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि क्या हम खुद से देख रहे थे, नहीं, हमारी माता श्री ने हमें करवाया। यानी कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन होता है। आप खुद से नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली आपको करवाया जा रहा है, और जो करवाता है वो कौन होता है, मैनेजर होता है। अब बताओ, मेरी मम्मा जैसे ही ना, पता क्या होता था, साइड हटती थी ना, हम दोनों फिर वही जानवरों की तरह लड़ना शुरू हो जाते थे, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को बोलना, चीखना, चिल्लाना, सामान फेंकना, सब शुरू हो जाता था। कितनी बार तो टीवी पे हमने सामान फेंक दिया, ऐसा वाला। और जैसे ही मम्मा फिर दूसरी तरफ से घूम के आती थी और लुक्स देना स्टार्ट करती थी, हम फिर ऑगी एंड द कॉकरोचेस पे क्या कर जाते थे, सेटल कर जाते थे। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, इसे कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे परफॉर्म करना पड़ता है, नहीं तो चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती। अगला जो इसका पॉइंटर हमने देखा, दैट इज व्हाट, परवेसिव। कॉन्टिन्यूअस वाला पॉइंट क्लियर हो गया, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर भी हमने उसी से देख ली। अब एक बात बताओ, अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन 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 कर रहे थे। उसके बाद अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया हमारे घरों का, उसके एक और एग्जाम्पल दे दूं इस चीज के लिए तुम्हें, कोऑर्डिनेशन का। अभी तुम्हारे स्कूल में फेयरवेल हुआ होगा, तुम्हारे भैया दीदी का, स्कूल में जो भी XYZ तुम्हारे सीनियर्स रहे होंगे उनका। तुमने देखा होगा कुछ लोग बहुत अच्छा डांस परफॉर्म करते हैं साथ में रह के, प्रॉपर एक एक स्टेप उनका क्या होता है, परफेक्टली जा रहा होता है 2 लोगों का। तो वो जो 2 लोगों का प्रॉपर स्टेप जा रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज आल्सो अ कोऑर्डिनेशन। इसीलिए कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, परवेसिव है। हर जगह कोऑर्डिनेशन का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। यानी ये एक
यूनिवर्सल है, मम्मी ने हमारे बीच में भी कोऑर्डिनेशन करवा दिया, मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन करवा रहे, डांस के लिए हमारे ट्रेनर ने हमारे बीच में क्या करवा दिया, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करवा दिया। क्लियर हो गया ये पॉइंटर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देखते हैं। भाई कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों आन पड़ी हमारे जीवन में? पहला, ग्रोथ एंड साइज। याद आ रहा है अभी स्टार्टिंग में कुछ पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था घर में जितने बर्तन होते हैं उतनी क्या होती है, आवाज होती है। तो वैसे ही जब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना स्टार्ट करती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं। अब जितने ज्यादा लोग, उनके अपने खुद के ऑब्जेक्टिव, उनके खुद के गोल्स जो क्या करना चाहते हैं वो अचीव करना चाहते हैं, तो उतने ही ज्यादा चांसेस हमारे पास आते हैं कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं अवॉइड करते जा रहे होंगे। तो साथ में अगर लेकर आओगे तभी तो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर पाएगी, सरवाइव कर पाएगी। तो जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे कोऑर्डिनेशन क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। अब नेक्स्ट वी हैव फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, लोगों को लेकर आने पे फोकस करता है। फाइनेंस वाले चाहते हैं यार कि कितने कम से कम पैसे हम क्या करें, बाहर वालों को दे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहता है कि यार बस प्रोडक्ट के लिए ना इतनी तगड़ी अग्रेसिव सेलिंग का टेक्निक ढूंढ लेंगे ना कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या हो, उसी के थ्रू बिक जाए। सेल्स डिपार्टमेंट चाहता है कि यार क्या कर दें कुछ अलग, जिससे क्या हो, हमारा प्रोडक्ट एकदम ही क्लियर आउट हो जाए। सब अपना अपना सोच रहे हैं, तो जब सब अपना अपना सोचेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में कौन सोचेगा। इसलिए भी हमें कोऑर्डिनेशन क्या है, रिक्वायर्ड है। अगर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं तो भी कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए होता है। नेक्स्ट वी हैव स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब सीए है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सीएसएस है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ है, सब क्या है, किसी ना किसी चीज के स्पेशलिस्ट है। एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, तो जब इतने सारे स्पेशलिस्ट है ना तो सब क्या चाहते हैं, सुपीरियर बन के रहना। सबको चाहिए कि हमारी चीजें ही क्या हो, ज्यादा कंसिडर की जाए। तो जब इतने सारे फैक्टर्स होते हैं ना, सबको अपना देखना होता है, तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या आती है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अगेन हम सेक्रीफाइस करते हैं। तो इसलिए भी अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो स्पेशलाइजेशन क्या होंगी, सारी साथ में मिलकर आएंगे और गोल्स क्या हो सकते हैं, इजिली अचीव किए जा सकते हैं। वैसे स्पेशलाइजेशन से मुझे याद आया, तुम सबको पता है हमारा जो बैच है ना लाइक महापैक, वो स्टार्ट हो चुका है। तो तुम्हें अगर एनरोल करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने सीयूईटी की प्रिपरेशन प्लस आपका जो ये क्लास 12th एग्जाम है ना उसकी भी प्रिपरेशन इजीली कर सकते हो। अब स्पेशलाइजेशन से तुम सोच रहे होगे कि मुझे ये क्यों याद आया, रीजन सीयूईटी जो एग्जाम है ना उसके हम क्या है, स्पेशलिस्ट है, इसलिए। तो जल्द से जल्द एनरोल करो, लिंक तुम्हें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है akriti.singh@adda247.com पे। चलो नेक्स्ट आते हैं, दैट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कुछ याद आ रहा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और प्रोसेस जो टर्म पढ़ी थी, एग्जैक्टली सेम है, समझ गई, तुम्हारे दिमाग में हिट कर गया। तो पहला जो हमारा फंक्शन होता है दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग का सिंपल सा मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, यानी फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, किसके थ्रू करने वाले हैं, दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग। नेक्स्ट वी हैव दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू ना हम लोगों को ड्यूटीज असाइन करते हैं, लोगों को उनका काम बता रहे होते हैं, कौन किसे रिपोर्ट करेगा वो असाइन करते हैं चीजों को लेकर। प्लस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को भी क्या करते हैं, डिटरमाइन करने का काम करते हैं। उसके अपार्ट हम ऑर्गेनाइजिंग में जितनी भी नेसेसरी चीजें होती हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने की, उसमें भी क्या करते हैं, हेल्प आउट कर रहे होते हैं। यानी रिसोर्सेज अरेंज करना, स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट दैट इज स्टाफिंग। लोगों को भी तो लाना पड़ेगा, यानी फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस इज स्टाफिंग। अब तुम कहोगे मैम ये आप इतना डिटेल में क्यों नहीं जा रहे, रीजन बेटू इसका ये है ना कि हम ये 5 चैप्टर्स आगे पढ़ने वाले हैं, तो बेसिक आइडियोलॉजी आप क्या कर सकते हो, इन चीजों की यहीं से ले सकते हो, आइडियोलॉजी नहीं आइडिया यहीं से ले सकते हो। तो अगर हम स्टाफिंग की बात करें तो इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। सही काम के लिए सही लोगों को लेकर आना ही क्या होता है, स्टाफिंग हमारा होता है। इसके अंदर हम अलग अलग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं जिसके थ्रू हमें एक बेस्ट कैंडिडेट मिलता है हमारी जॉब मतलब पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। अगला है हमारा डायरेक्टिंग। मैंने कहा था याद है कि चीजें ना सिर्फ और सिर्फ पेपर पेन तक रह जाएंगी अगर हम डायरेक्टिंग को ना परफॉर्म करें तो। यानी डायरेक्टिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, एक्चुअल वर्क स्टार्ट करते हैं, या फिर आप कह सकते हो इट इनिशिएट्स व्हाट, इट इनिशिएट द
फंक्शंस। ओके, बेसिक एक्चुअल वर्क ही रहने दो, ठीक है। तो डायरेक्टिंग के थ्रू हम हमारे एक्चुअल वर्क को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लोगों को हम सुपरवाइज करते हैं, लोगों को लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम उनके बिहेवियर को कॉमन गोल के टुवर्ड लेके जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि यार ठीक है, अगर आप करोगे ऐसा अच्छा तो आपका भी क्या होगा, समहाउ बेनिफिट होगा। अब नेक्स्ट वी हैव दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम मॉनिटर कर रहे होते हैं कि हम हमारे गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे तो रीजन फिगर आउट करते हैं उसका, और उसके बेसिस पे करेक्टिव एक्शंस को क्या करते हो, आप परफॉर्म करते हो। तो याद रहेंगे 5 फंक्शन। 5 फंक्शंस क्या थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर हम बात करें 2 और एलिमेंट की इन फंक्शंस को कंसिडर करते हुए, तो वो मुझे तुम चैट सेक्शन में बताओगे जब तुम इस पार्ट पे आओगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड होता है यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुमने ड्रीम कॉलेज कौन सा टारगेट कर रखा है और कितने चैप्टर्स तुमने अब तक कंप्लीट कर रखे हैं अपने।